Hello students, we have already completed chapter 4 reproductive health. So let's start our next chapter heredity and variation. वंशागति और विभिन्नता या विविधता. What is heredity? So transfer of hereditary character from one generation to other generation मीन्स कि जो भी अनुवांशिक लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है. अनुवांशिक लक्षण का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज या हाइट, लंबाई, ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं. नेक्स्ट है वेरिएशन या विविधता. द डिफरेंस विच फाउंड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जीवधारियों के बीच जो भी हमें अंतर देखने को मिलता है वही कहलाता है विविधता या विभिन्नता. ये अंतर क्यों होता है? तो ऐसे जीवधारी जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उत्पन्न होते हैं उनमें विविधता जरूर होती है. मीन्स कि अगर वो 99% सेम है लेकिन 1% उनमें विविधता जरूर पाई जाएगी. वो अपने पेरेंट के या एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल वन पेरेंट होता है जिससे क्रोमोसोम की संख्या समान होती है. जितने क्रोमोसोम पेरेंट में होते हैं उतने ही संतान में भी पहुंचते हैं. तो वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सेम होते हैं, उनको क्लोन भी कहते हैं. लेकिन जो भी जीवधारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उत्पन्न होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम पहुंचता है वो हाफ क्रोमोसोम उनको मदर से और हाफ क्रोमोसोम उनको फादर से मिलता है. इसलिए वो जीवधारी जो भी उत्पन्न होते हैं वो अपने सेम टू सेम अपने पेरेंट के बिल्कुल समान नहीं होते हैं. या ये कह लीजिए अगर दो संतान उत्पन्न हुए हैं तो वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होंगे क्योंकि उनमें क्रोमोसोम आधे माता से मिल रहा है, आधा पिता से मिल रहा है. तो कुछ न कुछ विविधता जरूर देखने को मिलती है. नेक्स्ट है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी. द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागति और विविधता का अध्ययन ही कहलाता है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स. इस साइंस को कहते हैं आनुवंशिकी. नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का पिता भी बोलते हैं क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले कुछ मूल नियम दिए थे और जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी की नींव इसी साइंटिस्ट ने रखी थी. ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 18 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था. इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक काम किया था, मीन्स प्रयोग किया था. यानी कि 7 ईयर इन्होंने प्रयोग किया था. और किस प्लांट पे प्रयोग किया था? जो प्लांट का नाम है पाइसम सैटाइवम, जिसको गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर भी बोलते हैं. इसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सैटाइवम. तो इस प्लांट के ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 साल तक काम किया लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिला. मीन्स कि उनका ये काम, उनका ये प्रयोग लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. लेकिन उनकी डेथ के बाद यानी कि 34 साल बाद फिर उनका ये प्रयोग जो भी उन्होंने पाइसम सैटाइवम पे किया था वो सारा प्रयोग उनके स्टूडेंट ने उसको एक्सेप्ट किया या उसको प्रकाश में लाया. नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी. मेंडल ने गार्डन पी का ही चुनाव क्यों किया? तो इसके कई सारे रीजन हैं. फर्स्ट है एनुअल प्लांट. जो पी है मटर वो एक फसली पौधा है जिसकी वजह से इसका जो अगली जनरेशन है, अगली पीढ़ी, वो 1 साल के अंदर ही हमें देखने को मिल जाता है. सेकेंड पॉइंट है शॉर्ट लाइफ साइकिल. मटर के पौधे की जो जीवन चक्र होता है वो छोटा होता है जिसकी वजह से जो उसके रिजल्ट्स हैं, परिणाम है, वो आसानी से कई पीढ़ी तक देखे जा सकते हैं. नेक्स्ट रीजन है बाइसेक्सुअल फ्लावर. मटर का जो पुष्प होता है वो बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी होता है. मीन्स कि मेल पार्ट पुंकेसर और फीमेल पार्ट स्त्री केसर, वो दोनों पार्ट एक ही फ्लावर, एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन मटर के पौधे में नेचुरली होता है. प्राकृतिक रूप से यहाँ स्वपरागण होता है. लेकिन अगर हम चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण भी करवा सकते हैं. कैसे? तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर. सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे रोका जाता है आपको बता चुके हैं. बैगिंग यानी कि बोरा वस्त्रावरण के द्वारा और इमेस्कुलेशन यानी कि
विपुंसन के द्वारा। तो ये सारे कृत्रिम तरीके हैं जिससे मटर के पौधे में जो स्वपरागण हो रहा है उसको रोक के हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण भी करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों देखा जा सकता है इस मटर के पौधे में। नेक्स्ट है मोर सीड्स इन पॉट्स। मटर की जो फली होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा सीड्स यानी कि बीज बनते हैं और ये जो फली है और सीड्स वो जल्दी से जल्दी पक भी जाते हैं। तो ये भी रीजन है जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। नेक्स्ट है नो स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड। मटर के पौधे के ग्रोथ के लिए या उसके सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, अंकुरित होने के लिए कोई भी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ वन कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब होता है विपर्यासी लक्षण। तो एक ही लक्षण के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी विपर्यासी रूप देखने को मिलता है मटर के पौधे में। जैसे कि अगर तने की लंबाई है, मटर के तने की लंबाई, तो एक होगा लंबा, दूसरा होगा नाटा। तो दो विपर्यासी लक्षण देखने को मिलते हैं मटर के पौधे में। तो ये भी एक रीजन था कि मटर के पौधे का चुनाव किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर ही अपना प्रयोग किया और अनुवांशिकी की नींव रखी। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, मीन्स अनुवांशिकी लक्षण का चयन। मेंडल ने जो मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था उस मटर के पौधे की कौन कौन से अनुवांशिक लक्षणों पे उन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो वो अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? तो अनुवांशिक लक्षण मीन्स होता है वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वही अनुवांशिक लक्षण होते हैं। तो मेंडल ने 7 लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था, 7 लक्षणों पे अपना प्रयोग किया था। वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं? तो वो है फर्स्ट कलर ऑफ फ्लावर, पुष्प का रंग। मटर के पुष्प का रंग पर्पल यानी कि बैगनी भी होता है और व्हाइट भी होता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्थिति। फ्लावर की स्थिति एक्सियल भी होती है और टर्मिनल भी होती है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ स्टेम, तने की लंबाई। तो मटर के पौधे में लंबे तने वाले पौधे भी होते हैं, लॉन्ग, और डार्क तने नाटे तने वाले भी पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कलर ऑफ पॉड, फली का रंग। फली का रंग ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है। नेक्स्ट है शेप ऑफ पॉड, फली की आकृति। फली की आकृति इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई भी होती है और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि दबी हुई भी होती है। नेक्स्ट लक्षण उन्होंने देखा था शेप ऑफ सीड, यानी बीज की आकृति। तो बीज की आकृति राउंड यानी कि गोल भी होती है मटर के पौधे में, और रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार भी होती है। नेक्स्ट है कलर ऑफ कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन मीन्स बीज पत्र। तो बीज पत्र का रंग येलो भी होता है और ग्रीन भी होता है। तो देखिए यहाँ पे हर लक्षण के 2 विपर्यासी रूप देखने को मिल रहे हैं, एक पीला तो दूसरा हरा। फिर यहाँ देखिए फ्लावर के कलर में एक पर्पल है तो दूसरा व्हाइट है। तो ये सारे जो लक्षण हैं, इन सारे लक्षणों के 2 विपर्यासी रूप सारे लक्षणों के दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए यही रीजन है कि इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था और उसके 7 लक्षणों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। वो 7 लक्षण यही है। तो इन 7 लक्षणों में ये जो विपर्यासी रूप हैं, इन विपर्यासी रूप में ये सारे रूप जो हैं वो प्रभावी यानी कि डोमिनेंट होते हैं, और इधर जो लिखा हुआ है ये सारे रूप रिसेसिव यानी कि अप्रभावी होंगे। डोमिनेंट प्रभावी का मतलब होता है कि अगर ये दोनों रूप के जीन, इन दोनों लक्षण के जीन अगर एक साथ पीढ़ी में दिखाई देंगे तो उनमें से ये इधर वाले जो लक्षण है या रूप है, ये रूप ही प्रभावी होंगे। प्रभावी का मतलब ये इन रूप को दबा देंगे और अपना लक्षण शो करेंगे। जैसे कि अगर किसी पीढ़ी में बैगनी और सफेद दोनों फ्लावर का कलर के जीन्स उपस्थित हैं, तो जो बैगनी रंग का जीन होगा जो बैगनी रंग का फ्लावर होगा वो फ्लावर प्रभावी होगा, मीन्स कि वो व्हाइट वाले फ्लावर के जीन को अपना प्रभाव नहीं दिखाने देगा, और इसीलिए इसको कहेंगे प्रभावी। तो इधर जितने भी रूप लिखे हैं ये सब प्रभावी हैं, और इधर जो लिखा हुआ वो रिसेसिव यानी कि
अप्रभावी रूप हैं इन सारे लक्षणों के। तो ये था 7 लक्षणों के बारे में जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है किसी एक लक्षण के बारे में अध्ययन करना, मीन्स कि इन 7 लक्षण में से किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था मेंडल ने, किस तरह से प्रयोग किया, फिर उनको अगली पीढ़ी में क्या देखने को मिला। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।